हर कोई चाहता है कि जॉब के बाद का समय बहुत ही बेहतरीन गुजरे और रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही बेहतरीन हो। और अगर आप रिटायरमेंट की प्लान बहुत ही बेहतरीन करना चाहते हैं, बेस्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इजी गोइंग कौन से तरीके हैं जिसके तहत आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं बिना कोई एडिशनल एफर्ट डाले हुए, जिसमें ना केवल आप इजी तरीके से अपने जॉब में रहते हुए भी या फिर अपने बिजनेस को करते हुए बहुत सारा पैसा बना सकते हैं एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि अभी एग्जिस्टिंग है। जी हाँ, इस वीडियो में हम उन प्लान्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो प्लान्स ऑलरेडी अवेलेबल तो है मार्केट में, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। लोग ये नहीं जानते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि अधिक से अधिक पैसा बना सके अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए। यहाँ तक कि आप अर्ली रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं, यानी कि आप जितना रिटायरमेंट के लिए पैसे बनाना चाहते हैं उतना पैसा समय से पहले बन जाए। तो जरूरत नहीं है कि आपको 60 साल तक काम करना है या 58 साल तक काम करना है, आप उससे पहले भी अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से प्लान है, कौन सा प्लान किस तरह के लोगों के लिए बेहतर है, जॉब वाले लोगों के लिए कौन से प्लान बेहतर हो सकते हैं, बिजनेस वाले लोगों के लिए कौन से प्लान बेहतर हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो कौन सा प्लान बेहतर हो सकता है, और उसे किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करें, क्या बेसिक्स रूल्स हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड की, यानी वीपीएफ की। जी हाँ, ये नाम अगर आपने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, ईपीएफ का नाम तो आपने सुना ही होगा। ईपीएफ का मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आप जिस किसी कंपनी में भी काम करते हैं, आपका एक प्रोविडेंट फंड में पैसा जाता होगा, ईपीएफ डिडक्ट होता होगा, और ईपीएफ का मतलब है कि आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा होता है, साथ में आपका एम्प्लॉयर भी उतना ही पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट में जमा करता है पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत। आपके बेसिक्स और डीएनएस अलाउंस का 12% आप पे करते हैं और 12% कंपनी आपके बदले पे करती है, जिससे आपकी भविष्य निधि बनती है, यानी भविष्य के लिए आप पैसे जमा कर रहे हैं जो पेंशन के रूप में आपके रिटायरमेंट के पास आएंगे। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड दरअसल में इसी का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब है कि इसमें आप एडिशनल पैसे जमा कर सकते हैं। ईपीएफ फिक्स है 12% ऑफ योर बेसिक्स एंड डीएनएस अलाउंस, लेकिन वीपीएफ में कुछ भी फिक्स नहीं है। आप अपनी मर्जी के अनुसार जितना पैसा भी जमा कर सकते हैं अपने बेसिक्स और अपने डीएनएस अलाउंस का। दरअसल में अपने बेसिक्स और अपने डीएनएस अलाउंस का 100% तक पैसा आप अपने पीएफ अकाउंट में जमा कर सकते हैं। मतलब ये कि मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और अगर आपका 20,000 रुपए बेसिक और डीएनएस अलाउंस है तो उसका सिर्फ 12% अभी डिडक्ट होता होगा और जमा होता होगा, जबकि अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा 100% पैसा भी आप वीपीएफ के थ्रू जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपके एम्प्लॉयर से आपको कनेक्ट करना है, एचआर डिपार्टमेंट में या पेरोल डिपार्टमेंट में या फाइनेंस, जो कोई भी आपकी सैलरी का लेखा जोखा रखती है और आपके सैलरी के बारे में आप तक जानकारी देती है, उनसे संपर्क कीजिए और आप बोलिए कि मैं वीपीएफ यूज करना चाहता हूँ, यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यूज करना चाहता हूँ और मेरा कंट्रीब्यूशन में बढ़ाना चाहता हूँ। आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपसे फॉर्म फिलअप कराएंगे और वो रिक्वेस्ट के आधार पे आपका पीएफ में पैसा कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। ध्यान रखिए, इसके ना केवल फायदे ये हैं कि आपको अधिक कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिलेगा, बल्कि जैसा कि हम जानते हैं कि पीएफ में जमा किए गए पैसे आपके इनकम टैक्स के लिमिट से भी एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं, यानी कि इनकम टैक्स में जो टैक्सेबल अमाउंट होता है उसमें से आपका पीएफ का अमाउंट हटा दिया जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीपीएफ में सिर्फ आप अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ाएगा। एम्प्लॉयर उतना ही देगा जितना अभी देता है, यानी कि 12% ऑफ योर बेसिक्स एंड डीएनएस अलाउंस। मजे की बात यह है कि ये कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा तो जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पीएफ के ऊपर मिल रहा है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपके ज्यादा पैसे जमा होंगे, जल्दी से जल्दी आपके पैसे ज्यादा बड़े बन जाएंगे, यानी कि जल्दी ही आप रिटायरमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं जितनी जल्दी आपका टारगेटेड वैल्यू पूरा हो गया है। दूसरी सबसे बेहतरीन स्कीम है, उसका नाम है पीपीएफ। जी हाँ, अगर आप जॉब में नहीं है, पीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर इवन जॉब भी करते हैं, देन ऑल्सो आप पीपीएफ ले सकते हैं। पीपीएफ कैसे ले सकते हैं? किसी भी नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में भी सेम रूल है, आप अपनी मर्जी से उसमें पैसे जमा कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपए एक साल का और मैक्सिमम 1.5 लाख पर एनम आप उसमें जमा कर सकते हैं। इसके ऊपर इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग एटीसी के अंतर्गत आपको टैक्स में छूट भी मिलेगी, यानी कि जो पैसे आपने इसमें जमा किए हैं वो टैक्सेबल इनकम से आउट हो जाएगा और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसी के ऊपर टैक्स लगेंगे। मैक्सिमम लिमिट ऑफ कोर्स 1.5 लाख ही है। इसमें बढ़िया बात यह है कि इसमें 15 साल तक आप लगातार जमा कर सकते हैं जब कभी भी आप शुरू करते हैं, और जमा होने के बाद ये इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलता रहता है, बनता रहता है और आपके रिटायरमेंट के एज तक
जितनी राशि बनती है उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट बनते बनते ये एक बड़ा अमाउंट बन जाता है और रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन के रूप में पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो इसका एक्सटेंशन और भी कर सकते हैं, यानी कि शुरू के 58 साल या 60 साल में जो आपकी रिटायरमेंट हुई है उसके बाद भी अगर आप चाहें तो एक्सटेंड इसे कर सकते हैं। एक्सटेंड करने का बहुत सिंपल तरीका है, 1 साल पहले जब आपका कंप्लीट होने वाला है उसके ठीक 1 साल पहले आपको एक्सटेंशन का रिक्वेस्ट देना पड़ता है अपने बैंक को या पोस्ट ऑफिस को कि आप इसे आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। इस तरीके से 5-5 साल करके अपने पीपीएफ के अमाउंट को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग पीपीएफ के थ्रू भी कर सकते हैं। ना केवल इसमें पैसे जमा होंगे, सबसे बेहतरीन आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा बिना किसी रिस्क के, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑथराइज स्कीम है और साथ में इनकम टैक्स में भी इसका बेनिफिट मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे स्कीम की तरफ। तीसरा स्कीम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, ELSS। दरअसल में ये म्यूचुअल फंड है एक प्रकार का, लेकिन ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है इसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। देश भर में 42 से ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनी जैसी हैं जो ELSS का बेनिफिट देती हैं और इसमें आप हर महीने 500 रुपए मिनिमम से ये स्कीम शुरू कर सकते हैं, या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5000 रुपए आप इसमें जमा कर सकते हैं। और इसके बाद ये हर साल मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रो करता रहेगा। इसमें सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखना है कि शुरू के 3 साल लॉकिंग पीरियड होते हैं। शुरू के 3 साल में आप पैसे नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालते हैं तो उसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे भी ये पैसा भविष्य के लिए जमा कर रहे हैं, भविष्य निधि बनाने के लिए, रिटायरमेंट के बाद के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि इस पे इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि इसमें आप जो इन्वेस्ट करेंगे अप टू 1.5 लाख रुपीज वो इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग 80E में बाहर कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि आपके टोटल टैक्सेबल इनकम से ये माइनस हो जाएगा और बचे हुए अमाउंट पे ही आपको टैक्स लगेगा। तो ये ना केवल आपको फायदा देगा कि भविष्य के लिए आप पैसे भी बड़े कर रहे हो, बल्कि इनकम टैक्स भी आप इसके ऊपर बचा सकेंगे। अब आपको कुछ खास टिप्स इन तीनों स्कीम्स के बारे में कि कौन सी स्कीम किसको लेनी चाहिए। आइडियली अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपका EPF तो चल ही रहा होगा, तो EPF में ही BPF करा सकते हैं, यानी कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड करा सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, बस एक बार HR से बात करनी है और तब हर बार पैसा कटता रहेगा जब तक आपका EPF उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल रहा है। उसी तरीके से PPF आप खुद से बनाते हैं, सेल्फ ड्रिवन है। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना पैसा बनाना चाहते हैं, तो EPF की तरह ही PPF एक बेहतर स्कीम है। अगर आप जॉब में है तो भी आप ले सकते हैं, जॉब में नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, फिर भी आप PPF प्लान कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा भविष्य के लिए बनेगा और एक समय के बाद आपको पेंशन के रूप में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। एंड तीसरी कैटेगरी जो मैंने आपको बताई ELSS की, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये थोड़ा रिस्क है। हालांकि रिस्क का मतलब ये नहीं कि डूब जाएगा पैसा, लेकिन ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड के बारे में कहा जाता है ये मार्केट रिस्क के अधीन होता है, तो इसके सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यानपूर्वक पढ़े तभी साइन करें। ये डिस्क्लेमर दिया जाता है, तो डिस्क्लेमर इसके साथ भी है। लेकिन एट द सेम टाइम ध्यान देने की बात है कि म्यूचुअल फंड्स बने ही इसीलिए हैं ताकि वो ग्रो करके आपको पैसा बना के दें। तो अगर आप थोड़ा रिस्क एपेटाइट रखते हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि थोड़ा बेहतर पैसा बने, आप ELSS में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ये स्कीम्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं गहराइयों के साथ, तो एक बार अपने CA या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लें, ताकि वो आपको बेहतर कैलकुलेशन करके समझा सके कि एक्चुअल में आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके बदले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे सारे एग्जांपल्स आपको नहीं दे सकता, ये आपकी कैटेगरी है, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा। कोई 10,000 जमा करना चाहेगा, कोई 20,000 जमा करना चाहेगा, कोई 50,000 जमा करना चाहेगा मंथली। ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना कैपेबल हैं कितना पैसा जमा करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा थोड़ा क्लिक करने में कि किस तरीके से आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, इससे मुझे खुशी मिलती है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं, लोग ज्यादा पहचान सके, लोग ज्यादा बेनिफिट उठा सके मेरे वीडियोस का। और साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनको हेल्प कर सकता है फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने में। आपके एक शेयर से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।